जरा कल्पना कीजिए। 2000 के दशक की शुरुआत की बात है। एक ऐसी आईटी कंपनी जो शायद बेसिक पेरोल डेटा मैनेज करती थी जी। या किसी पुराने दफ्तर में बैठकर सॉफ्टवेयर के बग फिक्स करने का काम करती थी। जी। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि वही गुमनाम सी कंपनी अचानक से उन फाइटर जेट्स के इंजनों की पुर्जे बनाने लगेगी जो हमारे सिर के ऊपर से सुपरसोनिक स्पीड से गुजरते? हाँ, सुनने में ये किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर आईटी का सीधा सा गणित होता है। आपने कोड लिखा, वो चला या फिर नहीं चला। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा सर्वर क्रैश हो जाएगा। लेकिन एरोस्पेस और डिफेंस की दुनिया एकदम अलग है। वहां विफलता का मतलब कोई स्क्रीन फ्रीज होना नहीं है। और यही बात इस पूरी कहानी को इतना हैरान करने वाला बनाती है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सिग्मा एडवांस सिस्टम्स की, जिसे पहले मेगासॉफ्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। एक लगभग ठप पड़ी आईटी शेल कंपनी का एक वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा मंच में तब्दील हो जाना। आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी की तारीफ करना नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट की गहराई में जाके ये डिकोड करना है कि क्या ये भारत के रक्षा क्षेत्र की कोई असली ठोस सफलता है या फिर ये सिर्फ वित्तीय आंकड़ों की बाजीगरी और शेयर बाजार का कोई बुलबुला है। बिल्कुल, ये जानना है हमें। तो इस सच तक पहुंचने के लिए हमने काफी सारे स्रोतों का गहराई से विश्लेषण किया है। हाँ। इसमें इंडिया रेटिंग्स की वित्तीय शोध रिपोर्ट शामिल है। हाँ, और कंपनी के कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस भी हैं। जी। इसके साथ ही उद्योग के कुछ बेहतरीन यूट्यूब विश्लेषण और रक्षा क्षेत्र के रणनीतिक लेखों को भी हमने देखा है। मतलब हम केवल कंपनी के बड़े बड़े दावों को नहीं मानेंगे, बल्कि उन वित्तीय दस्तावेजों को खंगालेंगे जो अक्सर सुर्खियां नहीं बन पाते। तो चलिए सीधे उस ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं जिसने रातों रात बाजार में हलचल मचा दी। रोल्स रॉयस के साथ 3,800 करोड़ रुपए की डील जो अगले 7 सालों तक चलेगी। बहुत बड़ी डील है। हाँ, और देखिए यहाँ हम कारों की बात नहीं कर रहे हैं। सिग्मा उनके लिए एरो इंजन के पुर्जे बना रही है। मुझे यहाँ थोड़ा स्पष्ट करें, एक विमान के इंजन का पुर्जा बनाना किसी आम मैन्युफैक्चरिंग से कितना अलग है? ये तो मतलब जमीन आसमान का अंतर है। जब हम सेफ्टी क्रिटिकल या सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील पुर्जों की बात करते हैं ना, तो हम ऐसे धातुओं और एलॉयज के साथ काम कर रहे होते हैं जिन्हें हजारों डिग्री के तापमान को झेलना होता है। और अत्यधिक दबाव भी। एकदम सही। अगर 35,000 फीट की ऊंचाई पर इंजन का एक छोटा सा पुर्जा भी फेल होता है, तो आप हवा में कोई पैच या अपडेट डाउनलोड नहीं कर सकते। वो सीधे तौर पर एक भयानक तबाही में बदल जाता है। ओहो। वहां जीरो टॉलरेंस फॉर एरर यानी गलती की शून्य गुंजाइश होती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये इतना ही जटिल और जोखिम भरा है, तो रोल्स रॉयस ने एक ऐसी भारतीय कंपनी पर इतना बड़ा दाव कैसे लगा दिया जिसकी मूल पहचान एक सॉफ्टवेयर कंपनी की रही है? ये एक वाजिब सवाल है। मतलब क्या उन्होंने बस यूं ही जाकर रोल्स रॉयस के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि हम आपके इंजन बना सकते हैं? कोई तो कड़ी होगी जो हम मिस कर रहे हैं। वो कड़ी है एक बहुत ही आक्रामक व्यावसायिक रणनीति। देखिए, सिग्मा रातों रात नहीं बनी। सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने एक रिवर्स मर्जर को मंजूरी दी। अच्छा, रिवर्स मर्जर। हाँ, इसमें सिग्मा एडवांस सिस्टम्स नाम की एक प्राइवेट रक्षा कंपनी का विलय मेगासॉफ्ट नाम की एक लिस्टेड आईटी कंपनी में कर दिया गया, यूके में किए गए एक बेहद स्मार्ट अधिग्रहण से। सिग्मा ने नैस्मिथ ग्रुप नाम की यूके की एक कंपनी को लगभग 1.8 मिलियन पाउंड में खरीद लिया। एक मिनट, ये नैस्मिथ कौन है? मतलब 1.8 मिलियन पाउंड में कोई बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं मिल सकती? देखिए, बात आकार की नहीं है, बात अहमियत की है। नैस्मिथ एक टियर 1 प्रिसीजन इंजीनियरिंग फर्म है। टियर 1 का मतलब है कि वो सीधे एयरबस या बोइंग और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों को अपना माल सप्लाई करते हैं। बीच में कोई और नहीं होता? एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, नैस्मिथ के पास AS9100 सर्टिफिकेशन है। ये AS9100 क्या होता है? क्या ये किसी आम ISO सर्टिफिकेट की तरह है जिसे कुछ फॉर्म भरकर और फीस दे के हासिल किया जा सकता है? नहीं, ये एरोस्पेस के सर्टिफिकेशन में दुनिया भर में सबसे ऊंचा माना जाता है। बिल्कुल भी नहीं, ये एरोस्पेस उद्योग का सबसे कठोर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। इसे हासिल करने का मतलब है सालों के थका देने वाले ऑडिट से गुजरना। आपको अपने कारखाने में बनने वाले एक एक पैंच का इतिहास पता होना चाहिए। मतलब धातु किस खदान से निकली है वो सब? हाँ,
उसे किस तापमान पर पिघलाया गया है, उसे किसने आकार दिया है, सब कुछ। किसी भी भारतीय कंपनी को ये सर्टिफिकेशन और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों का सीधा एक्सेस पाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। ओहो, समझ गई। मतलब सिग्मा ने स्क्रैच से यानी शून्य से शुरू करने और 15 साल तक संघर्ष करने के बजाय सीधे उस कंपनी को ही खरीद लिया जिसके पास पहले से ही वीआईपी पास मौजूद था। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं से ड्यूअल सोर्स मॉडल की शुरुआत होती है, जो उनकी असली ताकत है। तो ये ड्यूअल सोर्स मॉडल जमीन पर कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, यूके में बैठी नास्मिथ की टीम रोल्स रॉयस के इंजीनियरों के साथ सीधे बात करती है। वे डिजाइन और सर्टिफिकेशन की जटिलताओं को उसी भाषा में सुलझाते हैं जो रोल्स रॉयस समझता है। तो वो ब्लूप्रिंट भारत में सिग्मा की सुविधाओं में भेज दिया जाता है। क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्केल करना बहुत सस्ता और कुशल है। बिल्कुल, ये दूसरा सोर्स है। इसे कदम ने वैश्विक सप्लाई चेन के पुराने नियम को तोड़ दिया है। अब सिग्मा केवल एक वेंडर नहीं है जो चुपचाप ऑर्डर पूरा करता है, बल्कि वो डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक एक रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। हाँ, एक ग्लोबल पार्टनर। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है और शेयर बाजार को मास्टर स्ट्रोक बहुत पसंद आते हैं। अगर हम विकास की इस कहानी या ग्रोथ नैरेटिव को देखें तो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। मर्जर के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 35.07% से उछलकर सीधे 71.22% हो गई है। मतलब जब किसी कंपनी के मालिक अपनी ही कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि उन्हें अपने व्यापार पर कितना गहरा भरोसा है। कागजों पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बाजार से खरीदे गए शेयरों का नतीजा नहीं है। अच्छा, तो ये हिस्सेदारी कैसे बढ़ी? ये अमलगमेशन यानी विलय की प्रक्रिया का एक तकनीकी परिणाम है। जब मेगासॉफ्ट और सिग्मा का विलय हुआ तो नई कंपनी के शेयर जारी किए गए। इस प्रक्रिया में जो पब्लिक फ्लोट था ना, यानी आम जनता के पास जो शेयर होते हैं, वो डाइल्यूट हो गया, या आसान शब्दों में कहें तो सिकुड़ गया। तो इसलिए प्रमोटर्स का प्रतिशत अपने आप बढ़ गया? बिल्कुल। उन्होंने खुले बाजार से पैसा लगाकर शेयर नहीं खरीदे हैं। हाँ, इससे कंपनी पर उनका नियंत्रण जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन इससे भरोसे के संकेत के रूप में देखना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है। लेकिन नियंत्रण मजबूत होने के बाद वे काफी आक्रामक खेल रहे हैं। हाँ, वो तो है। उन्हें हाल ही में 40,000 आर्टिलरी शेल्स यानी तोप के गोले बनाने के लिए 208 करोड़ रुपए का एक नया निर्यात ऑर्डर मिला है, जो उत्तरी अमेरिका से है। जी। इसके अलावा कंपनी सिर्फ विमानों के इंजन तक सीमित नहीं है, वे मिसाइल सिस्टम्स, एवियोनिक्स और इंद्रजाल नाम के अत्याधुनिक ड्रोन डिफेंस सिस्टम में भी कदम रख रहे हैं। ये सभी बहुत हाई मार्जिन वाले क्षेत्र हैं। मतलब पहली नजर में ऐसा लगता है कि वे सचमुच पैसों पर बैठे हैं। देखिए, दूर से देखने पर तस्वीर हमेशा चमकदारी दिखती है, लेकिन जब हम वित्तीय यथार्थ यानी बैलेंस शीट के पन्ने पलटते हैं ना, तो कुछ बहुत ही गंभीर लाल झंडियां दिखाई देती हैं। लाल झंडियां? जैसे कि चलिए हम उन 268 करोड़ रुपए के मुनाफे की बात करते हैं जो वित्तीय वर्ष 26 के अनुमानों में दिखाए गए हैं। हाँ, 268 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। पिछले साल तो ये कंपनी घाटे में थी। तो क्या रोल्स रॉयस और इन आर्टिलरी शेल्स के ऑर्डर का पैसा इतनी जल्दी आना शुरू हो गया है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक वित्तीय विश्लेषक की नजर काम आती है। अगर आप उस 268 करोड़ रुपए को ध्यान से देखें तो वो मुनाफा उनके मुख्य रक्षा व्यवसाय से नहीं आया है। तो फिर कहां से आया है? वो वन टाइम एसेट बिक्री का परिणाम है। मतलब उन्होंने कुछ बेचा है? जी हाँ, इस 268 करोड़ में से 184.64 करोड़ रुपए तो सिर्फ कंपनी की एक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बेचने से आए हैं। अरे बाप रे! और जो बाकी हिस्सा है वो एक्स्ट्रोविसी एजी नाम की एक विदेशी सहयोगी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने से मिला है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति दुनिया को बताए कि इस साल उसकी कमाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन असल में उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची हो। एकदम सटीक उदाहरण है। उसकी असली सैलरी या कोर बिजनेस की कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी और हिस्सेदारी की बिक्री को हटा दें तो फिर मुख्य ऑपरेशन से उनका मुनाफा कितना है? वो बहुत ही मामूली है। और यही कारण है कि इंडिया रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। अच्छा। उन्होंने कंपनी की रेटिंग को रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस की श्रेणी में डाल दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वे कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर आशंकित हैं। तो इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या बताया गया है? सबसे बड़ी चिंता है उनका वर्किंग कैपिटल चक्र। वित्तीय वर्ष 25 में ये 201 दिन था और उनके डेटर डेज यानी बाजार से पैसा वापस आने का समय 270 दिनों तक पहुंच गया है। 270 दिन यानी लगभग 9 महीने।
आप मुझे ये समझाइए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 9 महीने तक पैसा फंसा रहने का असल मतलब क्या होता है? इसे जमीनी स्तर पर समझिए। मान लीजिए सिग्मा ने जनवरी में आर्टिलरी शेल्स का एक बैच बनाकर डिलीवर कर दिया। ठीक है। अब रक्षा क्षेत्र में ऐसा नहीं होता कि माल पहुंचा और तुरंत चेक मिल गया। पहले सरकार या खरीदार महीनों तक उस माल का कड़ा परीक्षण करेंगे। टेस्टिंग में तो समय लगता ही है। बिल्कुल, उसमें ब्यूरोक्रेसी का समय लगेगा। पैसा आते आते सितंबर आ जाएगा, लेकिन इस 9 महीने के दौरान कारखाने के कर्मचारियों को हर महीने वेतन चाहिए, बिजली का बिल भरना है और अगले ऑर्डर के लिए कच्चा माल खरीदना है। और रक्षा क्षेत्र में कच्चा माल भी कोई आम चीज तो होती नहीं है। एकदम सही कहा आपने। सिग्मा अपने कच्चे माल का 25 से 30% हिस्सा आयात करती है। दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, जिससे कच्चे माल की कीमतें लगातार बदल रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। सप्लायर उधार नहीं देते, उन्हें एडवांस पैसा चाहिए। तो मतलब पैसा लंबे समय तक फंसा हुआ है और जेब से पैसा लगातार जा रहा है। जी, अगर कोर बिजनेस से लगातार नकदी या कैश फ्लो नहीं आएगा, तो सिर्फ पुरानी संपत्तियां बेचकर कोई भी कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम है। यह तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। एक तरफ 3800 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरी तरफ रोजमर्रा के कामकाज के लिए जरूरी नकद का इतना भारी संकट। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि इस नकदी के संकट के बावजूद सिग्मा का प्रबंधन रुकने या संभलने के मूड में नहीं है। वे लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहां उनकी आक्रामक रणनीति और वित्तीय जोखिम आपस में टकराते हैं। उन्होंने हाल ही में लगभग 30 करोड़ रुपए में एएस स्ट्रेटेजिक नाम की एक कंपनी का अधिग्रहण किया है। हाँ, मैंने इस अधिग्रहण के बारे में पढ़ा है। लेकिन अगर उनके पास नकदी का संकट है और वर्किंग कैपिटल की समस्या है, तो वे 30 करोड़ रुपए खर्च करके एक और कंपनी क्यों खरीद रहे हैं? क्या नैस्मिथ का अधिग्रहण काफी नहीं था? देखिए, नैस्मिथ ने उन्हें इंजीनियरिंग की ताकत और यूके का बाजार दिया, लेकिन एएस स्ट्रेटेजिक का अधिग्रहण उन्हें एक अलग ही खेल में उतारता है। कैसे? ये एक दिल्ली आधारित कंपनी है, लेकिन इसकी असली ताकत यूरोप में है। यूरोपीय रक्षा बाजार बहुत ही बंद और संरक्षित है। आप बाहर से जाकर आसानी से टेंडर नहीं जीत सकते। मतलब आपको वहां लोकल पार्टनर्स चाहिए होंगे। बिल्कुल, स्थानीय साझेदारों की जरूरत होती है। एएस स्ट्रेटेजिक के पास यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनियों जैसे कि एब्रोवर्क्स, एस्क्रिबानो और आर्कीमिया के साथ पहले से ही जॉइंट वेंचर्स हैं। ओह, मतलब उन्होंने फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। यूरोप में खुद का नेटवर्क बनाने में दशकों लगाने के बजाय उन्होंने सिर्फ 30 करोड़ रुपए में वो चाबी खरीद ली जो यूरोप के रक्षा कार्यक्रमों के दरवाजे सीधे खोलती है। सटीक विश्लेषण है आपका। इस अधिग्रहण के तुरंत बाद सिग्मा को सीधे तौर पर 315 करोड़ रुपए की एक नई ऑर्डर बुक मिल गई है। अरे वाह! लेकिन इसका एक और बड़ा रणनीतिक महत्व है। अब सिग्मा सिर्फ एक आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं रहना चाहती जो दूसरों के ब्लूप्रिंट पर काम करे। तो अब उनका लक्ष्य क्या है? वे इन हाउस सिस्टम इंटीग्रेटर बनना चाहते हैं। वे इन यूरोपियन जॉइंट वेंचर्स के जरिए तकनीक और डिजाइन भारत लाएंगे और फिर उसे अपनी सुविधाओं में निर्मित करेंगे। यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखें, रोल्स रॉयस जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनी या फिर यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनियां भारत की ओर क्यों देख रही हैं? क्या दुनिया अभी भी हमें सिर्फ एक सस्ते लेबर हब या कम लागत वाले मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है, जहां से सस्ते में काम हो जाता है? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन अब वास्तविकता बदल चुकी है। अच्छा। ये सिर्फ सस्ती लेबर का मामला नहीं है। अच्छा। अगर हम इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक फॉर द वर्ल्ड जैसी व्यापक औद्योगिक नीतियों के लेंस से देखें ना, तो समझ आता है कि दुनिया की नजरें क्यों बदल रही हैं। तो क्या पश्चिमी देश सिर्फ भारत की नीतियों का पालन कर रहे हैं? मतलब रोल्स रॉयस कोई एहसान तो नहीं कर रहा होगा? व्यापार की दुनिया में एहसान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये विशुद्ध रूप से भू राजनीति और बाजार की मजबूरी है। रोल्स रॉयस भारत को अपना तीसरा होम मार्केट बनाना चाहता है। यूके और यूएस के बाद? यूके, यूएस और जर्मनी के बाद। क्यों? क्योंकि भारत आने वाले समय में कॉम्बैट जेट्स और रक्षा उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। समझ गई। मतलब अगर आपको भारत को अरबों डॉलर का रक्षा उपकरण बेचना है, तो आपको भारत में रोजगार और इकोसिस्टम बनाना ही पड़ेगा। एकदम सही। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण अब पश्चिमी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि वे स्थानीय स्तर पर पुर्जे बनाएं और तकनीक साझा करें। अब वे सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर सकते। जी, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां जानती हैं कि वे सिर्फ एक विदेशी विक्रेता बनकर भारत सरकार के साथ बड़े सौदे नहीं कर सकती। उन्हें यहाँ के सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा। तो जो 3800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है,
वो उसी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। वे भारत में एक ऐसा मजबूत बेस तैयार कर रहे हैं जो न सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा करे बल्कि यहां से पूरी दुनिया को निर्यात भी कर सके। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक समय था जब कोडिंग और बैक ऑफिस आईटी सेवाओं ने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई थी। हाँ, वो दौर अलग था। लेकिन हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल अलग लीग है। दुनिया के सबसे सख्त, जटिल और माफ न करने वाले क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ये दर्शाता है कि भारत अब जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं का केंद्र बन रहा है। ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा है, लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हमें तथ्यों की जमीन पर टिके रहना होगा। बिल्कुल। एक विश्लेषक के तौर पर सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स का मामला एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड केस स्टडी है। यानी मुनाफा भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन पतन का जोखिम भी उतना ही है। जी, कंपनी की रणनीति कागज पर बेमिसाल है, अधिग्रहण शानदार हैं, लेकिन किसी भी रणनीति की असली परीक्षा उसके एग्जीक्यूशन यानी उसे लागू करने में होती है। शेयर बाजार ने तो उनके सुनहरे भविष्य की कीमत का अनुमान लगाकर उनकी वैल्यूएशन को आसमान पर पहुंचा दिया है। हाँ, लेकिन उन्हें अगले कुछ सालों में नेस्मिथ और एएस स्ट्रेटेजिक का अपनी भारतीय कार्यप्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण करना होगा। और सबसे बड़ी बात, उन्हें उस 270 दिन के वर्किंग कैपिटल चक्र को संभालना होगा। वही सबसे अहम है। उन्हें निवेशकों को ये साबित करना होगा कि बिना अपनी संपत्तियां और हिस्सेदारी बेचें उनका मुख्य रक्षा और एरोस्पेस व्यवसाय असल में मुनाफा कमा सकता है। अगले 7 साल जब तक ये रोल्स रॉयस का ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, यही तय करेंगे कि ये कंपनी इतिहास के पन्नों में एक मिसाल बनेगी या फिर एक असफल प्रयोग। महत्वाकांक्षा और यथार्थ के बीच का ये एक बहुत ही शानदार और संतुलित विश्लेषण रहा। एक तरफ आसमान छूने का जज्बा है तो दूसरी तरफ बैलेंस शीट की कठोर सच्चाई। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के रूपांतरण की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे पारंपरिक व्यापारिक सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। सही समय पर किए गए रणनीतिक अधिग्रहण किसी भी कंपनी की पूरी पहचान, यहाँ तक कि उसकी नियति भी बदल सकते हैं। एकदम सही बात है। अब इस चर्चा के अंत में ये एक ऐसा विचार है जो हमारे सुनने वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? यदि एक निष्क्रिय, लगभग गुमनाम सी आईटी शेल कंपनी अपनी स्मार्ट और आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण रणनीतियों के दम पर रातों रात खुद को वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर सकती है, तो क्या भविष्य में हम भारत के अन्य नकदी समृद्ध पारंपरिक व्यवसायों को भी दुनिया के महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे पर इसी तरह खामोशी से अपना प्रभाव जमाते हुए देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या सिग्मा एक अपवाद है या फिर ये एक बहुत बड़े और अदृश्य औद्योगिक बदलाव की महज शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ साल ही दे पाएंगे। इस विषय की गहराइयों में हमारे साथ सफर करने के लिए शुक्रिया।